नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और चीजों को आप रिवाइज कर रहे होंगे। देखिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अब 4 दिन बचे हुए हैं। एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, ठीक है। इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, कैसे चीजों को कवर करना, कितने नंबर सेफ रहने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम में। चलिए, आज है हमारा टॉप जीके जीएस का यहाँ पे 16वां लेक्चर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मैं जब तक एग्जाम आपका वीडियो पटवारी एग्जाम का, तब तक मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि 50 से 60 प्रैक्टिस सेट करवा दूं, जिसमें कि आपके जो जीएस में आप लोग फंसते हैं ना, तो यहाँ से कुछ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप इसको देखना। बाकी देखिए, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग मैंने सब उत्तराखंड की शब्दावली, साथ ही साथ उत्तराखंड के जो मुहावरे हैं, अखाड़े पखाड़े जितने भी हैं सब, ठीक है, सब मैंने समझाए हुए हैं, बनाई हुई वीडियोस। उन वीडियो को देखिए, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस वहां से आएगा, ठीक है। साथ में रीजनिंग के मैंने 6 पेपर एनालिसिस करवा दिए हैं, जो रिसेंट न्यूज 10 पे पेपर हुए हैं, उनको भी देखिए। और रीजनिंग क्लासेस भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पे। चलिए, पहला है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? 107, 108 आर्टिकल, 109 आर्टिकल या फिर 108 आर्टिकल। देखिए, इंपॉर्टेंट है, जो आपका ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, संयुक्त अधिवेशन होता है, पहली बात तो इसको जो बुलाता है ना, वो राष्ट्रपति बुलाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है कि इससे अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके कौन, जो आपके लोकसभा है ना, लोकसभा के जो सभापति होते हैं, ठीक है। जो अभी के टाइम पे कौन है हमारे, वो है हमारे ओम बिरला जी, ठीक है। तो ओम बिरला जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, मतलब अभी के टाइम पे अगर ये होती है। बट यहाँ पे पूछेगा तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो यहाँ पे करते हैं। अब जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट दिया कौन से आर्टिकल में, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया है आर्टिकल 108 में दिया गया है जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है पॉलिटी में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या पूछ लेगा कौन से आर्टिकल में आता है, या पूछेगा कौन बुलाता है, या फिर बोलेगा अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी जैसे बिल वगैरह होती है जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ठीक है, कि इसमें दोनों सदन जो होते हैं, वो वहां पे लग रहा है कि चीजें नहीं हो पा रही है सही से, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग में कौन कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेंगे, लोकसभा रहेगी और राज्यसभा रहेगा, ठीक है। सभी मेंबर यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है ना, अपने रामवार वीडियो है, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आप 20 से 25 मिनट निकाल के दिन भर में इस वीडियो को देख लेते हैं, बाकी 1-2 घंटा अपना जीएस पढ़ते हैं, तो ये इससे बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इन वीडियोस को देखिए, मैं देख रहा हूँ व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये लग रहा है मुझे कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आज 16वां लेक्चर है, 20 तक कराऊंगा, उसके बाद वीडियोस को यहाँ पे रोक दूंगा, ठीक है, क्योंकि 20 में करवा दूंगा यहाँ पे। चलिए, सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन तो रिसेंट में पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अब कह क्या रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कह रहे हैं कौन यहाँ पे निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के भी रहेंगे, विधानसभा के भी रहेंगे, बट जो विधान परिषद होती है ना, अब देखिए विधान परिषद कहाँ पे, ओनली याद रखना, भारत के 6 ही राज्यों में है। जहां पे देखिए विधानसभा सब जगह होती है, पर विधान परिषद ना कहीं कहीं पर है, 6 ही राज्यों में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन चुनिए। अब देखिए, पहली बात, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो भारत के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ज्यादातर पॉलिटी में जो पूछे जाते हैं ना, या फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आर्टिकल आपका कितने 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। या फिर डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने यूसीसी का देखा होगा, ग्राम पंचायत वाला देखा होगा आर्टिकल 40, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा इसके संबंध में गलत कथन है, कह रहा है। पहला दिया हुआ है, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। चौथा कह रहा है, इन्हें लागू करने के लिए न्याय, देखिए अब मैंने पहला, ये इम्पॉसिबल नहीं, देखिए फंडामेंटल राइट क्या है और डीपीएस, इतना अंतर है। देखिए, ये इम्पॉसिबल है, ये क्या होता है, देखिए जैसे मैं बताऊं, न्यायालय, अब जैसे फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है ना, तो आप न्यायालय जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के अंतर्गत आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्य के निर्देश तत्व हैं, इसमें सरकार के द्वारा जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है वही है, इसमें फंडामेंटल राइट का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए इसमें न्यायालय ले जा सकता नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें अगर आप पे कोई कानून का हनन होता है ना, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते इसके, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा आपको। चौथा है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? अब देखिए, खास बात,
आज देखिए आपका पंचायतों का रिजल्ट भी आ रहा है इंपॉर्टेंट, और इस साल उत्तराखंड में इलेक्शन भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके पंचायती राज को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आज देखते हैं जो आज 15,000 प्रत्याशी है, 24,000 प्रत्याशी का आज फाइनल हो जाएगा, कौन प्रधान बनेगा यहाँ पे आपके 5 साल के लिए, गांव में कौन विकास करेगा। ठीक है, और 5 साल के लिए आपके जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, साथ में आपके बीटीसी मेंबर भी चुने जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो कैसे आपके जिले में आपके गांव में काम होने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते, अब कह रहे हैं कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी यहाँ पे। ठीक है, बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एलन सिंघवी समिति, पी थंगुन, ये चारों चार समितियां जो है ना, ये सभी हिस्से हैं पंचायती राज से रिलेटेड है। अब इसमें जो आर्थिक रूप से, ठीक है, तो किसने इसकी आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पे सिफारिश की थी, तो ये की थी एलन सिंघवी समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए बेसिक आपको पता ही होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। ठीक है, और 1993 के बाद 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, पंचायती राज डे बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और ये आपको पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग 74 होगा जो, वो आपका किससे हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी से हो जाएगा, और वो भी इसी साल हुआ था। ठीक है, और इसको हम जो पंचायती राज है इसको हम 11th शेड्यूल में रखा है हमने, और 12वें शेड्यूल में जो अनुसूची है उसमें हमने रखा है म्युनिसिपैलिटी को रखा हुआ है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, पांचवा है कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य। अब पहली बार आपको ये पता होना चाहिए, देखिए मैं जब क्वेश्चन कराता हूं ना पूरा पोस्टमार्टम करता हूं क्वेश्चन का। ठीक है, ये नहीं कि मैं आया और मैं टिक किया मैं निकल गया, ऐसे नहीं, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए चीजों का। अब देखिए मौलिक कर्तव्य की मैं बात करता हूं, तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, मूल संविधान जो हमारा था ना उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, इनको स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आपका 1976 में। देखिए एक चीज बताऊं, कभी आपको लगता है ना 44th और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थे ये इंपॉर्टेंट है, अब इनमें आपको कंफ्यूज होता है कि ये 1976 में हुआ था 1978 में हुआ था, तो याद रखना अगर जो 42nd अमेंडमेंट होगा ना तो 4 और 2 को जोड़ोगे ना तो वो 6 बनेगा, तो मतलब 76 में हुआ होगा, और 44 जो हुआ होगा वो आपका 1978 में हुआ है, ये 4 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, और इनके द्वारा बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी होनी चाहिए, मतलब मौलिक कर्तव्य हमारे होने चाहिए, और इस टाइम पे आपके स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड 8 मौलिक कर्तव्यों की दी थी, बाद में ये 10 हो गए थे हमारे, और अभी करंट में हम बात करेंगे तो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, जो कि हमारे कहाँ पे दिए हुए हैं, भाग 4 क के अंतर्गत 51A में दिए हुए हैं। किसमें, 51A में, इसमें 11 हमारे क्या है मौलिक कर्तव्य यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है और कब ऐड किया गया, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें हो जा रही हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेन करने में देखिए ये होता है ना कि आप टिक करेंगे इससे बैकग्राउंड में 4 चीजें और सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना आपको वहां पे याद आएंगी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है कि यही पूछेगा, क्वेश्चन इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट था। ठीक है, 6वां है सॉरी, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है, मैं किस संबंधित। अब देखिए यहाँ पे भाग 12 की बात कर रहा है, ध्यान देना एक बार। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज नहीं, ये 9 में है भाग, निर्वाचन नहीं, संघ लोक सेवा आयोग नहीं, हाँ केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है ना वो हमारे भाग 12 में यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान में इसके बारे में। ठीक है, देखिए जो अनुसूचियां वो अलग है, वो 8 अनुसूचियां स्टार्टिंग में थी, बाद में 4 ऐड हुई है, 12 अनुसूचियां अलग है, ये भाग अलग है। ठीक है, जो हम जैसे हम सिटीजनशिप पढ़ते हैं, यूनियन संघ की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, भाग 3 में आता है, डीपीएसपी 4 में आता है, ऐसे भाग 12 में जो लिखा हुआ है केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है ना उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 7वां है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, तो इसका राइट ऑप्शन आपका अनुच्छेद 253 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। ठीक है, 8वां है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973। अब ये जजमेंट जो थी ना, लैंडमार्क जजमेंट को बोला जाता है, और इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, कभी भी आपको इंटरव्यू वगैरह तक पहुंचेंगे आप लोग, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखिए केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद था 1973 का। ठीक है, में दिए गए इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना जाता है, कौन सा था। अब देखिए पहला कह रहा है संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति के लिए था, पहली बात नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता नहीं, संविधान की, हाँ अगर पूछेगा ना बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचना जो हमारा संविधान हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बात कहां पे बोली गई, उसको क्लियर कहां पे किया गया, तो केशवानंद बनाम जो केरल राज्य का वाद था, ठीक है केस था, इसके अंतर इसको बोला गया था 1973 में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है भारतीय संविधान के लिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के लिए माना जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हर पेपर में हर प्रैक्टिस सेट में आपको करवाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको एक बार देख लेंगे वन लाइनर फॉर्म में। पहला कह रहा है गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है, ये अगर पूछेगा गिरना सिंचाई परियोजना कहां पे है तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना ये आपके केरल में है। ठीक है,
भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? और रिसेंट में आपने देखा होगा ना, ऐसे जो गठन हुए हैं चीजों के, भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन है, कुछ भी है, या फूड कॉर्पोरेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनकी स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की गठन किया गया था। अगला है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। ये किया गया था पश्चिम बंगाल में 1874 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुई थी? अब देखिए भिलाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1955 में। अब इसको याद रखना, रूस ने भलाई की थी, याद करने के लिए, भिलाई रूस ने की थी, मतलब रूस के सहयोग से हमने इसको क्या किया था, स्टैब्लिश यहाँ पे किया था। जैसे आपने देखा होगा ब्रिटेन के द्वारा क्या किया, दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर वाला, वो ब्रिटेन की सहायता से हमने लगाया था यहाँ पे, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है, राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया था? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पे आ ही गया, क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1959 में हुआ था, और जर्मनी के सहयोग से। अभी क्वेश्चन यहीं पे दे दिया है, कोई नहीं, चलो मैं क्योंकि ये भिलाई, राउरकेला, ये बहुत बार एग्जाम पूछते, दुर्गापुर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घुमा फिरा के एग्जाम में आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था वो इसको याद रखना। मैंने ब्रिटेन का आपको बता दिया है, ठीक है, वो दुर्गापुर वाला हो गया। आपका जो भिलाई है वो रूस का हो गया, रूस के सहयोग से, और राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। आगे देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में, और ये रूस के सहयोग से। तो बोकारो और भिलाई दोनों रूस के सहयोग से, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1974 में हुई थी। देखिए रिसेंट में क्या हो रहा है ना, ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और यहाँ पे 1964 दे देगा, 1974 देगा, और मैचिंग फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है, इसलिए इनको कर लेना एक बार। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, ये किया गया था 1937 में किया गया था, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है इसके लिए। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जूट को जाना जाता है, ठीक है। और जूट भारत जूट में अग्रणी देश है, ठीक है। भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 में की थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना कब हुआ था? ये हुई थी 1936 में, ठीक है। मध्य प्रदेश का नेपानगर, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नेपानगर की उपस्थित है, तो जो कागज के उद्योग होता है ना, वो नेपानगर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो आपके अखबार वगैरह छपते हैं ना, उसका जो अखबार का जो कागज वगैरह बनता है वो नेपानगर में ही बनता है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब हुई थी? 1951 में यहाँ पे हुई थी। अब कुछ इंपोर्टेंट चीजें दी हुई है स्थापना वर्ष उनके उद्योगों के, उनको देख लेते हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में बना था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में बना था। भारतीय हरकंगा बोर्ड 1950 में बना था। देखिए ये सब है ना, आजादी के बाद जैसे आजाद हुआ भारत, तो ये अलग अलग हमने बोर्ड अपने बनाए, क्योंकि इससे पहले सब अंग्रेजों के नियमानुसार हम काम करते थे। कि जैसे भारत आजाद होता है तो हमने अपने अपने हर चीज के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया। बोर्ड बनाने का मतलब क्या होता है कि आसानी से चीजें हो सकेंगी, ठीक है। उसका है अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में, और लघु उद्योग बोर्ड 1954 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। अब आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछेगा। ये है 5846 किलोमीटर। अगला है, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो ये आपका सड़क निर्माण, और ये क्वेश्चन यूके SSSC ने पूछा था। तो भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से है, ठीक है। और सागरमाला पूछेगा। देखिए एक बार रखना, अगर नॉर्थ के अंदर हम देखेंगे तो भारतमाला जितने भी आप सड़क मार्ग बनेंगे नॉर्थ साइड में, या फिर कह सकते हैं पहाड़ी, मतलब हिमाचल, जो भी उत्तराखंड, यहाँ पे अब जो सागरमाला है ना, जो आपके सागर तट वाले नीचे यहाँ, तो यहाँ पे जो बनेंगे वो बनेंगे बंदरगाह विकास में, ठीक है। तो सागरमाला हो गया, सागर से याद रखो, सागर क्या है आपका? समुद्र वाला है, तो बंदरगाह से हो जाएगा। और भारतमाला हो जाएगा तो ये आपका सड़क निर्माण से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है। आगे हम शुरू करते हैं अपने MCQs को फिर से, ठीक है। 9वां है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन यह निम्नलिखित में से है? भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का रोमन रूप, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, या फिर भारतीय अंकों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप, दोनों। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, 17वें भाग में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन किया गया है। तो इसमें किसका उपयोग किया गया? ये किया गया आपका भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप किया गया है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं 1 2 3 4 6 ना, वो वाला। 10वां है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। पहला कह रहा है, वेतन राज्य की संचित निधि। हाँ, अब देखिए जो राज्यपाल होगा ना, उसको जो वेतन दिया जाएगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये राइट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पहले जब तक वो राज्यपाल क्या है, भारत के अंतर्गत जब राज्य में है तो राज्यपाल देगा। जैसे वो रिटायरमेंट हो जाएगा ना, फिर उसको भारत सरकार देगी। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके हाईकोर्ट के जो जज होते हैं या फिर जो वकील होते हैं ना, उनके लिए पहले जो पैसा दिया जाता है, जब तक वो हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं तो स्टेट देगा, क्योंकि ट्रांसफर होता रहता है इनका। कभी कोई मद्रास हाईकोर्ट में, कोई नैनीताल हाईकोर्ट में आ गया है,
कोई भी गुजरात हाईकोर्ट में चले गए हैं, तो जब तक वो जहां कार्य कर रहे हैं वहां उनका स्टेट पैसा देगा। जैसे ही वो चले जाते हैं तो दूसरा स्टेट पैसा देगा, और रिटायरमेंट होता है तो फिर उसको भारत सरकार पैसा देगी, भारत की संचित निधि से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। दूसरा कह रहा है वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब हमको गलत क्वेश्चन पूछा गया ना, ये ध्यान देना, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा पेंशन, क्योंकि देखिए यहां से देखना क्या कह रहा है, पेंशन, मैंने क्या कहा, पेंशन भारत सरकार देगी, मैंने ऑलरेडी पहले, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या, यहाँ पे भारत भी बोल रहा है और राज्य भी बोल रहा है, दोनों में आपको ध्यान देना है। पेंशन, हाँ ये भी देखो बिल्कुल राइट है आपका, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बस देखिए चीजों को आसानी से समझेंगे ना तो सब आसान लगेगा। तो राइट कौन सा है, 1 और 4 गलत पूछा गया था, 2 और 3, तो 2 और 3 कहां पे दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 2 और 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं आप लोग ऐसे ही, ठीक है। 11वां है किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए अंकित किया गया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या फिर कनिष्क। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, समुद्रगुप्त हो जाएगा। 12वां है सरना, देवड़ाकुड़ू, कान, राई इत्यादि क्या थे, झूम खेती के प्रकार हैं, जनजातीय लोगों द्वारा शिकार की गई पद्धति है, शिकार की पद्धति, ठीक है, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा या फिर पशु बलि का प्रकार। तो सरना बोल रहा है, देवराकुड़ू, कान, आई क्या है, तो ये है आपके इंपॉर्टेंट है, ये है जनजातीय लोगों के लिए पवित्र एक बगीचे होते थे, ठीक है। 13वां है ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, नेमाबाद, इनामगांव, नवदा टोली या फिर मालवा, ठीक है। जिसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नवदा टोली, ठीक है। 14वां है 14वीं सदी पूर्व का बोगाजोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया माइनर, फारस, काबुल या फिर लगमान। तो ये प्राप्त हुआ है आपका, ये हुआ है एशिया माइनर से, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। देखिए आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 1885 में ही होती है, ठीक है। साथ में देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि किस संगठन का नाम बदलकर रखा गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। 16वां है औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के कारण क्या थे, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, पहला आपका ये दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, इसकी वजह से भी ज्यादा लकड़ी काटते, जंगलों काटते थे। रेल लाइनों के लिए प्रसार, ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट है, और व्यवसायिक कृषि बागवानों के प्रसार के लिए भी बिल्कुल राइट है। और देखिए पहले ये था ना, रेलवे के नीचे आपने स्लीपर लगे होंगे, ठीक है, वो लकड़ी के थे, अभी तो आप क्या हो रहा है सीमेंट के बन रहे हैं, आरसीसी के ब्लॉक के बन रहे हैं, पहले लकड़ी के, आपने अगर रेल ट्रैक में आप लोग गए होंगे पहले, तो पहले लकड़ी के होते थे, ठीक है। और उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा, उत्तराखंड में भी जब यहाँ पे अंधाधुंध प्रकार से लकड़ियां काटेगी, ठीक है, विल्सन के द्वारा, उसके बाद अलकनंदा नदी में उसने बड़े बड़े पेड़ काटे और एकदम बहा दिया और नीचे तक पहुंच जाते थे, मतलब, ठीक है। तो इस टाइप से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर अजय राउत जी की आपने बुक पढ़ी होगी तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन, तीन बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए जो ये क्वेश्चन है ना अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। 17वां है मसस जागीर की शुरुआत किस मुगल काल शासक ने की थी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। तो ये की थी आपकी औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां है फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ही लिखा गया था। क्या फतवा ए आलमगीरी क्या है, मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, ये लिखा गया था नादिर शाह ने, औरंगजेब, टीपू सुल्तान या फिर फिरोज शाह तुगलक, कि किसके शासनकाल में लिखा गया था, कैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल के टाइम फतवा ए आलमगीरी लिखा गया था, ठीक है। 19वां है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे, डेरिजियो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राममोहन रॉय। तो ये कौन थे, ये थे आपके राजा राममोहन रॉय थे, ऑप्शन नंबर डी। 20वां है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देना, देश में बाकी सुविधाओं का विकास करना, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना या फिर जनहित के कार्य। अब देखिए अंग्रेजों ने जो ज्यादातर कार्य किए थे ना, देखिए अब मैं एक चीज कहूं, मेरी ये अपनी जितने मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मेरा ही व्यू है, देखिए अंग्रेजों ने अगर जो चीजें की ना, देखिए अपने फायदे के लिए चीजें की, बट उनकी बनाए हुए आज के जो पुल हैं, जितने भी जो आप ब्रिज देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं या बड़े बड़े कॉटेज देख रहे हैं, इतना शानदार काम किया था, अभी भी वो 200 साल 100 साल से क्या है जीवित। अभी के टाइम पे तो सरकारें पुल बना रही है, वो एक महीना भी नहीं टिक रहा है, ठीक है। अंग्रेजों ने काम किया अपने फायदे के लिए किया,
बट उनने जो चीज काम किया वो एकदम पक्का काम किया। अभी भी आप लोग पुल वगैरह देखते होंगे, लोहे के जितने सस्पेंशन पुल है वो सब अंग्रेजों की देन है। अगर आप नेपाल सीमा से अगर आप कभी आते जाते होंगे, पिथौरागढ़ से रहते होंगे, तो आपने सस्पेंशन बहुत ज्यादा पिथौरागढ़ के आसपास सस्पेंशन मिलेंगे आपको, ठीक है, वो सब अंग्रेजों के टाइम पे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन है खानों को बंदरगांव से जोड़ना। तो देखिए रेलवे लाइन का मेन काम तो ये था कि देखिए अब जो खान थे ना, जो खान थे, खनिज निकलता था, तो अब क्या होता था, ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता था, तो रेलवे लाइन ने इनका विस्तार किया। और अभी के टाइम पे भी जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है, आपने देखा होगा कोल वगैरह जो आता है ना, वो ज्यादातर आता है वो रेलवे लाइन से ही आता है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो रेल लाइन बिछाई, खासकर जो डलहौजी के टाइम पे, वो खानों से बंदरगांव को जोड़ना था, क्योंकि खानों से लेकर बंदरगांव तक रेल ले जाएगी, वहां से फिर आपकी जो शिप में होती है वो यहाँ से कार्गो लेके जाते थे, ठीक है। 21वां है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर लॉर्ड रीडिंग ने? देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, विदेशी कपड़ों के होली जलाने के लिए कहा गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है, लोगों ने खादी को अपनाना शुरू किया। तो इसने एक निठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था जो आप ये जला रहे हैं ना, ये हमने खुद से खरीदा हुआ है, अपने पैसों से हमने चीजें खरीदी हुई है, आप इसको जलाओ मत, हाँ बाइकआउट करो चीजों का, बट जलाओ मत, अभी इनको यूज करो, ऐसा बोला था उनके द्वारा, ठीक है। तो 21 का सी हो जाएगा। 22वां है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन क्या होता पता है? गोलमेज मतलब राउंड टेबल में लोग बैठ के आपस में से बात करते थे, बस वही गोलमेज है। अगर नहीं पता था आज तक समझ लो, ठीक है, ये कोई स्पेशल वर्ड नहीं था, वही मेज जो होता है ना आपका, टेबल होता है, गोल होता था, वो सब बैठ के बातें करते थे, बस। आपने देखा ना जो जीडी वगैरह होता है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कह रहा है, ठीक है, ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए 23वां है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? स्टैनली बॉल्डविन ने, रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा, विंस्टन चर्चिल द्वारा, या फिर नेविल चैम्बरलेन के द्वारा? तो किसके द्वारा यहाँ पे भेजा गया था? ये भेजा गया था आपका विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत कब आया था, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करें, ठीक है। 24वां है निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे मसाला है, साथ में शीर्ष उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है, कौन सा? ये जो मसाले होते हैं, केसर है, काली मिर्च है, ये कहाँ पे होते हैं करके, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है केसर, जो केसर होता है ना, आपने देखा केसर सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपका 4th हो जाएगा। अब पहली बात देखिए, अगर आपको और नहीं पता थे ना, तो ऑप्शन एक ही है 4 वाला, तो बी हो जाएगा। पर हम आगे सभी को देखेंगे, एग्जाम में आप ये करेंगे, स्मार्ट वो करेंगे, ऑप्शन मैटर से चलेंगे, टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है। अब जो काली मिर्च है ना, ये होता है केरला में, ये आपका 3rd हो जाएगा। हल्दी जो होती है, हल्दी होती है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और जीरा आपका राजस्थान में, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। चलिए 25वां है किस कीमत को किसानों ने के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? मंडी कीमत को, सामान्य कीमत को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, या फिर वसूली खरीद मूल्य को? तो किसको यहाँ पे किसानों के बीमा कीमत कहा गया है? ठीक है, ये कहा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, एमएसपी के ऊपर बात होती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट एमएसपी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। 26वां है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? पहली बात तो इसकी जो स्थापना 1982 में हुई है, ठीक है। अब बहुत बार ये पूछता है ना, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई है? नया जो क्वेश्चन बन रहा है आजकल, पंचवर्षीय योजना कौन सी आपको बताना चाहिए, ठीक है। 1981 से लेके जो 1981 से लेके 86-85 तक जो थी आपकी, ठीक है। अब कौन सी नंबर की थी वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नरसिंहन समिति, वर्मा समिति, शिवरामन समिति, या फिर गोईपोरिया समिति? तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये की गई थी आपकी शिवरामन सिंह समिति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कमेटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कमेटीज को एक बार अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। वीडियो भी बनी है, वीडियो भी देख सकते हैं, बाकी आपकी इकोनॉमी के बुक में आपको मिल जाएंगी ये चीजें, ठीक है। 27वां है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से किया गया स्थापित? अब देखिए ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, अभी ऊपर ही मैं डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोगों को खुद कमेंट करना है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा करके, ठीक है ना। चलिए अगला है, देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो अब देखिए भिलाई मैंने कहा था ना, अब बहुत से बच्चे अगर ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं पता होगा, तो मुझे करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भिलाई था वो आपका रूस के सहयोग से मैंने कहा था। अब लोग कहेंगे सर इसमें रूस तो दिया ही नहीं है। भाई जो रूस है ना, उसको ही पहले सोवियत संघ कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने करवा दिया क्योंकि मैंने ऑप्शन पढ़े तो लगा सोवियत संघ। अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते, अभी तो रूस पढ़ाया था, अभी सोवियत संघ कहां से आ गया? तो सोवियत संघ को ही रूस कहते थे, ठीक है, रूस को ही सोवियत संघ कहते हैं, मतलब पहले जो इसका नाम था सोवियत संघ था। चलिए 28वां है निम्न पर विचार करें, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार, ओक के पेड़।
अब ये कह रहा है कि उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं, जहां पे आपको गर्म और शुष्क जलवायु भी मिलेगी, हल्की और गीली सर्दी भी मिलेगी, सदाबहार ओक के पेड़ भी मिलेंगे। ठीक है, अभी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है वो, पूर्वी चीनी क्षेत्र है, मध्य एशिया, उत्तर अमेरिका या अटलांटिक तट। तो जहां पे ये चार जो कंडीशन है, 3 कंडीशनें मिलती हैं, वो कौन सा वाला है आपका, तो ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है ना, उसके बीच में आपको ये वाले जो रीजन होते हैं, यहाँ पे आपको शुष्क गर्म जलवायु मिलती है, सदाबहार ओक के पेड़ भी मिलते हैं, हल्की और गीली सर्दी भी यहाँ पे मिलती है आपको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 29वां, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। पहला है बाड़ालाचा, हिमाचल प्रदेश में है। अब ये क्या दिया, अब ये पता होने चाहिए दिए क्या है, ये आपके दर्रे दिए हुए हैं, याद रखना, बाड़ालाचा पास, जिसको आप पास पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हिमाचल में कह रहा है। अगला कह रहा है सिक्किला पास, हिमाचल में, ये भी बिल्कुल सही है। माना दर्रा सिक्किम में है, माना जलस्पा सिक्किम में है, माना दर्रा सिक्किम में नहीं है। तो माना दर्रा कहां पे है, कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां है नामचा बरवा हिमाचल के किस श्रेणी में आता है, तो नामचा बरवा है ट्रांस हिमालय में आता है, हिमाद्री या बृहत हिमालय में आते हैं, लघु या मध्य हिमालय में है, या फिर शिवालिक क्षेत्र में है। तो ये है आपका बृहत हिमालय क्षेत्र में नामचा बरवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां है नदियों की विसर्ग वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है। अगर आपने सही से नदियों का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन मतलब नदियों का ये नहीं कि ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये नहीं, जो नदियां बनती हैं, नदियां निकलती हैं तो अपने साथ क्या क्या चीजें बनाती हैं, वो हिमानी टाइप बनाती हैं, वी टाइप से बनाती हैं, चौर्ज बनाती हैं। ठीक है, तो उसमें एक विसर्ग वाहिका आती है। विसर्ग का मतलब विसर्ग से सर्प, जब नदियां ऐसे ऐसे घूमती है ना, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे घूमती हैं, तो ये विसर्ग बनाती हैं। तो कह रहा है कि जो गोकुल झील, अब विसर्ग पे झील जो बनती आती है ऐसे, तो कहीं कहीं पे ना पानी का क्या होता है, डाउन होगा तो पानी रुक जाता है इस टाइप से। ठीक है, उसी को गोकुल झील कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, चोर, तराई क्षेत्र, मन या फिर उप तराई क्षेत्र। तो उनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका मन कहा जाता है। ठीक है, विसर्प मतलब नदियां ऐसे ऐसे घूमती है तो सर्प का आकार बनाती है ना, सांप के आकार का, इसी को कहते हैं। ठीक है ना। 32वां है मरुद्यान किसे कहा जाता है, एक बहुत छोटा प्रदेश, ठंडी जलवायु क्षेत्र, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, या फिर राजस्थान। तो मरुद्यान किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। ठीक है, मरु क्षेत्र भी कहते हैं राजस्थान को। 33वां है निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो घास के मैदान है ग्रासलैंड में पढ़ लेना, कोल्ड करंट वार्म करंट भी पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो कैंपोस ये उत्तरी ब्राजील में है, पंपास चिली में है, लानोस वेनेजुला में है, सेल्वास दक्षिण ब्राजील में है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है, कह रहा है। तो एक ही सुमेलित है यहाँ पे, लानोस जो होते हैं वो वेनेजुला में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वैकाल झील, तंगानिया झील, सुपियर झील, या फिर असल झील। तो ये है आपकी बैकाल, लेक बैकाल आपने सुना होगा। ठीक है, तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील इसको माना जाता है। 35वां है टोरेस जल वनुमंडल, जल डमरू मंडल जो होता है आपके, ठीक है, किन दो द्वीपों को जोड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा अब जब बेरिंग संधि पढ़ते हैं, ठीक है, या आप 38 कैनल चैनल पढ़ते होंगे तो इस टाइप से, तो यहाँ पे कह रहा है कि टोरेस, जो टोरेस है वो किन द्वीपों को जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनिया के मध्य, ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य, उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य, या फिर इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य। तो इसका कौन से होते हैं, ये होते हैं ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया को यहाँ पे जोड़ता है। अब वर्ल्ड मैप आपके पास है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाओ, ऑस्ट्रेलिया जो नीचे बना होगा तो यहाँ पे न्यूजीलैंड होगा, तो यहाँ पे ना पपुआ न्यू गिनिया एक द्वीप है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक विवर्तन। तो फाइबर ऑप्टिक्स, ये जो देखिए ये क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा गया एग्जाम आपके, ठीक है, आरओआर में पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो मई में आपका जो एग्जाम हुआ था तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल लास्ट के टाइम पे। ठीक है, अप्रैल लास्ट में जो एग्जाम हुआ था आरओआर वाला आपका। तो ये थे हमारे 36 क्वेश्चन, आज क्वेश्चन इतने रखते हैं। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में कराऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। साथ में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं थैंक्स वाले बटन को दबा के। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।